हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि क्लासेस। आज है डेट 13 मार्च और आज का करंट अफेयर हम लोग दिल्ली के करंट अफेयर सीरीज में देख रहे हैं। तो कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग सब करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। हमारे ज्ञान की दृष्टि से कौन सा करंट अफेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको देर न करते हुए हम लोग चालू करेंगे। इससे पहले आप लोग को एक टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए 5458546888 इस पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप सेम नंबर है, समृद्धि क्लासेस के नाम से ये ग्रुप है, इसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। डेली करंट अफेयर है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी इसमें दिए जाते हैं। डेली करंट अफेयर के बेसिस पर आप लोग इसको भी सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए तब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये जो है सुर्खियों में आजकल बना हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है, ईरान इजराइल और यूएसए के बीच में जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, इसके अलावा जो गल्फ कंट्री है वो सब भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके कारण जो टेंशन मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है उसके देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये जो है भारत सरकार के द्वारा इसको रिवोक किया गया है, यानी फिर से चालू किया गया है। ये तभी आता है जब इसकी जरूरत होती है तो पार्लियामेंट इसको फिर से इनेक्ट करता है, जबकि ये नियम जो है हमेशा से रहता है। इसको सरकार के द्वारा रिवोक करके फिर से अप्लाई किया जाता है जब भी ये इस तरह की किसी भी तरीके का वो सिचुएशन है जहाँ पे इसकी जरूरत होती है। यानी इसको देखते हैं हम लोग कि ये कब रिवोक किया जाता है। इसका जो पहले जान लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसेंशियल सर्विस कमोडिटी एक्ट और सर्विसेज एक्ट 1955 के तहत। इसको एक्ट बाई पार्लियामेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में इस्टेब्लिश किया था। इसलिए इसको इंश्योर करने के लिए डिलीवरी ऑफ सर्टेन कमोडिटी जो है और उसका प्रोडक्ट्स है उस पर किसी भी तरह के सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, होर्डिंग हो, ब्लॉक मार्केटिंग हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, उस पर रोक लगे और वुड बी अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। जो वो कमोडिटी जो नॉर्मल इंसान को डेली यूज में दिक्कत पैदा कर सकता है। ये कैसे दिक्कत कर सकता है? जैसे इसका मुनाफाखोरी या कालाबाजारी के थ्रू इसको ये जो है एक्ट को पास करके इस तरह की कार्रवाई को रोका जाता है। ये कब बढ़ जाता है मुनाफाखोरी या कालाबाजारी? जैसे आज के डेट में मिडिल ईस्ट में जो है टेंशन जो चल रहा है ईरान इजराइल के बीच में और यूएसए के इसमें जो संयुक्त रूप है, इसके कारण जो है जो हार्मुज जल संधि है वहां से जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट था, क्रूड ऑयल था, उसका जो है पास होना मुश्किल हो गया था। और ये कहें तो जो हार्मुज जल संधि स्टेट है इसको ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। इसके कारण जो है क्रूड ऑयल जो है किसी भी कंट्री में या खासकर इंडिया जैसे बड़े देशों में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, इसका आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रहा है जितनी चाहिए। इसके कारण जो है जो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जैसे पेट्रोलियम और डीजल, इसके कारण जो है वस्तुओं के दाम में और मार्केट में मांग की पूर्ति जो है इसी के थ्रू करते हैं, परिवहन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो उसमें केवल ये जो पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है, ये पेट्रोलियम नहीं आ रहा है एक लिमिट मात्रा में जितनी चाहिए होती है डेली की, उतनी सप्लाई नहीं होने के कारण क्या होगा कि इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है। और इसी का जो मुनाफाखोर है, काला बाजार है, इसका फायदा उठाकर इस चीज को इसकी चीजों को एलपीजी के प्राइस बढ़ा दिए हैं, चाहे बोले तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो भी है डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं। इसके कारण जो है इसेंशियल गुड की सप्लाई जो होती है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इसको बोलते हैं, आवश्यक वस्तु जो है हमारे डेली यूज के लिए वो नहीं पूर्ति हो पाए। इसके कारण जो है सरकार को ये रिवोक करना पड़ा, ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को। इसका एक बार अमेंडमेंट भी किया जा चुका है 2020 में। तो हैंड सैनिटाइजर और जैसे मास्क था उसका जो मार्केट प्राइस था वो काफी इंक्रीज ना हो पाए और जो गरीब तबका लोग है उसको इस्तेमाल करने से वंचित न रह जाए, उनको किसी भी तरीके के कोविड के इन्फेक्शन से ज्यादा परेशानी ना हो। इसके कारण 2020 में
सरकार के द्वारा इसमें दो ऐड कर दिया गया था, सैनिटाइजर और मास्क को। इसी के लिए ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया था, ताकि उन दो प्रोडक्टों को ऐड कर दिया जाए। इसके अलावा बात करें तो 1955 का जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत था, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इंक्लूड किया गया था फूड स्टफ, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जो डेयरी के लिए जरूरी है, ड्रग्स जैसे दवाएं, फ्यूल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, पल्सेस और एडिबल ऑयल यानी उर्वरक, दालें और खाने में जो इस्तेमाल होती है हमारी तेल, उनका जो है सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए उस समय जो है 1955 में जो आया था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। इसके बाद में 2020 में जब सरकार को लगा कि ये जो है हमारा सैनिटाइजर और हैंड मास्क था, इसके जो है चाहे टेक्निकल जो वस्तुएं होती है टेक्निकल, यानी सब जब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर जो होते थे वो टेक्निकल सूट पहनते थे, जब कोविड आया था या हाथ में ग्लव्स लगाते थे, सर पे कैप लगाना, उसको ये सरकार के थ्रू इसको ये मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होता है एमआरपी उसको निर्धारित कर दिया। जो इसेंशियल गुड्स है उसका प्रोडक्ट जो मार्केट में जो रेट है वो इससे ज्यादा ना हो पाए, इसके लिए ये रिवोक किया गया था। अभी किया गया है, ये किया गया किसके लिए, दो प्रोडक्ट के लिए और ऐड किए गए हैं। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट के जितने भी हैं डीजल और पेट्रोल, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके फायदा उठाकर मुनाफाखोर या कालाबाजार लोग, कालाबाजारी करने वाले लोगों में फायदा कर दें, रिवोक किया गया है। यानी इस नियम को उल्लंघन करने पर उनको एक सरकार के द्वारा तय किया गया जो है पनिशमेंट वो दिया जाएगा। अब इसके बात करें तो अमेंडमेंट का हम लोगों ने पढ़ लिया। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इसको, प्रोडक्शन को, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उसकी सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड जो डिक्लेयर इसेंशियल्स हैं उसको क्या करता है, अवेलेबल करता है कंज्यूमर को एट फेयर प्राइस पे, यानी जो भी कंज्यूमर्स हैं उसको एक फेयर प्राइस पर इन सब वस्तुओं का जो है अवेलेबल हो, वो खरीद पाए। नेक्स्ट है, इसी में गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स द एमएसपी ऑफ एनी पैक्ड प्रोडक्ट दैट इज डिक्लेयर इज इसेंशियल कमोडिटी। सरकार के द्वारा जो भी इसेंशियल कमोडिटी को डिक्लेयर किया गया है उसका मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो भी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को, इसका अमेंडमेंट देख लिया 2020 में। तो ये बीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है इतने डिटेल्स में। अगर वन डे एग्जाम के लिए बोले तो ये पूछ सकता है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया था, तो ये पहला आया था 1955 में, और ये पूछ सकता है कि इसमें संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 2020 में। ये कब किया गया था, कोविड के दौरान। क्यों किया गया था, हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क के दामों को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज न कर पाए कालाबाजार लोग, इसके लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ये टॉपिक देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टॉपिक है अपना WTA की दार्शनिक विचारों पर स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था मोंटेस्क्यू के विचारों के आधार पे। और मोंटेस्क्यू के क्या विचार था, तो दोहरे व्यापार की जो अवधारणा इसके द्वारा दी गई थी, इसी के विचारों के आधार पर ये WTO का स्थापना किया था। दोहरे व्यापार की अवधारणा उसको बोलते हैं जब एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, जिसमें एक देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार के साथ कोरिलेशन होता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो एक देश जो है बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है। यानी इंडिया जो है केवल अमेरिका के साथ या चीन के साथ ही व्यापार नहीं करता, या रूस के साथ ही नहीं, इन सब के साथ व्यापार करता है। तो मोंटेस्क्यू के जिस विचार पर आधारित किया था WTO, इसकी जो ओरिजिनल विचार थी, ये आज के WTO में सही साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दार्शनिक के विचारों पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था मोंटेस्क्यू के दोहरे व्यापार की अवधारणा पर। नेक्स्ट अपना हाल ही में आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हरीश राणा बनाम भारत संवाद में, जिसमें रोगी के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए पैसिव एथनेसिया जो होती है, या इसको बोले तो अक्रिय इच्छा मृत्यु
इसको इसको नियम बनाने के लिए संसद से आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये आता है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी मरने का ऐसा अधिकार हमारे पास होना चाहिए जो डिग्निटी के साथ मृत्यु किसी भी व्यक्ति को पाने का अधिकार हो। इसको बोलते हैं, ये आता है फंडामेंटल राइट के तहत, यानी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 के तहत इसको लाया गया हरीश राणा बनाम भारत संघवाद में। अगर इससे बात करें तो मिलता जुलता कौन सा केस आया था, तो हमारे पास आया था एक शानदार थी जो 2011 में केस आया था। इनके द्वारा इच्छा मृत्यु की जाहिर किया गया था, क्योंकि ये बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पर ही थी। इनकी इस इच्छा को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और मरने की इनकी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को समाप्त करने के लिए जो राइट होता है उसने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको प्रदान कर दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो इंडिया में जो है केवल अक्रिय यानी पैसिव यूथनेसिया ही लागू होता है। एक्टिव जो है यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु ये नहीं इंडिया में लागू है। ये लागू है नीदरलैंड एंड बेल्जियम जैसे देशों में। अब ये बात आती है कि अक्रिय मृत्यु इच्छा मृत्यु किसको बोलते हैं, या अक्रिय जो इच्छा मृत्यु होती है इसमें किस तरह से अपनाया जाता है, इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके लिए जो है हमारे देश में जो है हाईएस्ट लेवल पर अथॉरिटी होती है वो काम करती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डीएम और सीएमओ जो होते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। इन सबके मिल के अगर ये बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति को लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ नहीं रह रही है और वे जो इच्छा मृत्यु की अपनी जाहिर करता है उसको दिया जा सकता है, यानी इसको अपनी इच्छा मृत्यु से अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, तो उसको बोलते हैं अक्रिय इच्छा मृत्यु। इसके अलावा बात करें सक्रिय मृत्यु कौन होती है। अक्रिय मृत्यु में होता है ये कि जैसे कोई पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है, बहुत दिनों से है, उसके चलने फिरने की आसार बहुत कम दिख रहे हैं, या वो जो केवल बेड पर ही पड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उस पर ही केवल जिंदा है उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया इसको बोलते हैं जो व्यक्ति अगर चाहे कि अपनी लाइफ अच्छे से नहीं कट रही है तो कभी भी अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, या इसको जो बोलते हैं हमारे यहाँ इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। ये नहीं इंडिया में, ये केवल नीदरलैंड और बेल्जियम में जैसे देशों में है, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में एक्टिव यूथनेसिया चालू है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। हाल ही में इसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग को इसको बोले तो इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी बीपीए स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2026 के लिए नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अगर बात करें तो अचीवर कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसमें देखें तो सबसे टॉप किया है हमारा उड़ीसा राज्य। ये लगातार दूसरी या तीसरी बार है, ये पिछले साल भी उड़ीसा ही टॉप किया था। इसके बात करें, इसके अलावा आता है गोवा का सेकंड रैंक, और थर्ड रैंक आता है झारखंड जैसे राज्य का। ये अचीवर कैटेगरी में आते हैं, यानी जो इसके 5 पिलर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के, उसमें ये परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए तीनों स्टेट दिख रहे हैं, इसलिए इनको अचीवर कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट जो टॉप बॉटम लिस्ट पर है स्टेट वह है पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए केरला क्या नाम दे सकता है कि टॉप किया है, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में, ये सब चीजों में केरला टॉप पे आता है, तमिलनाडु टॉप पे आते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि केरला जो है लास्ट के स्टेटों में है इसकी रैंक। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में बात करें तो कौन सा है लास्ट में, तो मणिपुर, और हिमालयन स्टेटों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश लास्ट में आता है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की बात करें कौन से 5 स्तंभों पर ये बेसिकली टिका हुआ है, जिसके आधार पर इस हेल्थ इंडेक्स को तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये 5 हमारे स्तंभ रहे हैं: व्यय की गुणवत्ता, ऋण की स्थिरता, ऋण सूचकांक, राजस्व जुटाना और राजकीय विवेक। इसका नेक्स्ट है लोकेशन से थ्रू मैप जो है, इसमें पूछा है मेडागास्कर जो है इसकी राजधानी जो है अंटानानारिवो, ये इसकी राजधानी है। और इस देश की बात करें तो किन किन देशों के साथ
लगा हुआ है, यानी नियर बाई जो बाउंड्री है इसकी किसके साथ है, तो ये अफ्रीकन कंट्री है। ये टोटली इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और इसके अलावा बात करें तो ये कौन कौन से देश इसके नियर बाई है, तो कोमोरोस, मोजाम्बिक। इसके अलावा बात करें कोमोरोस, मोजाम्बिक, नेक्स्ट 3-4 कंट्री और हैं इसके नियर बाई में। जो अफ्रीका कोस्ट है ये इस तरह से है हमारा मेडागास्कर। ये विश्व का जो चौथा बड़ा आइलैंड कंट्री है। तो कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे कि फर्स्ट सब बिगेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है। नेक्स्ट है कुरुम्बा पेंटिंग। ये तमिलनाडु के में जाना जाता है कुरुम्बा पेंटिंग के लिए। और ये जनजाति कौन सी बनाती है इसको, तो कुरुम्बा जनजाति जो है ये कुरुम्बा पेंटिंग को करती है। नेक्स्ट है हम लोग जो फर्स्ट जो करंट अफेयर में देखे थे पॉइंट, जिसमें बताया था ईरान इजराइल जो टेंशन चल रहा है उसके थ्रू जो है कि पेट्रोलियम पर प्रोडक्ट पे जो ब्रोके लगा हुआ रोक लगा हुआ है जो हार्मुज स्ट्रेट से आता है, इस पे ईरान ने रोक लगा रखा है। तो ये देखें तो ये कहाँ पे है, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये इतने जितने भी कंट्री है इसके नियर बाई में है। यानी मान लें ये इस तरह से हमारा ये हो गया हमारा पर्शियन गल्फ, ये हमारा है हार्मुज, ये हो गया हमारा ओमान की खाड़ी, ये है ओमान, ये अमन, यमन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे है बहरीन, यहाँ पे है कतर, ये है कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वन मोर कंट्री यूएई। ये जो 6 कंट्री हैं इसके गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य राष्ट्र हैं जो यहाँ पर मेंशन है, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत एंड बहरीन। इसको ये 6 कंट्री। इसके अलावा अगर बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में मई में, जिसके 6 सदस्य थे। इसके अलावा बात करें लोकेशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इससे नेवाडो ओजोस डेल सलाडो ये एक स्थान है, कहां पर, ये अर्जेंटीना एंड चिली के बॉर्डर पे है। ये एंडीज माउंटेन पर्वत जो है उसके रेंजों में आता है। अगर ये बात करें ये किसके लिए फेमस है, तो ये हाईएस्ट क्रेटर लेक के लिए है और हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो के लिए जाना जाता है। अगर बात करें क्रेटर लेक किसको बोलते हैं, तो क्रेटर लेक उसको बोलते हैं जब ये मान लीजिए अर्थ है तो यहाँ पर कभी भी उनका पिंड आकर टकराता है तो इसको इंटर पेनिट्रेट कर देता है। तो पेनिट्रेशन के बाद में यहाँ पर जो लेक बनता है या वोल्केनो आती है, तो वोल्केनो के थ्रू जब ऊपर का पोर्शन जो होता है अर्थ का, मान लीजिए टॉप सरफेस है, तो वोल्केनो आती है तो सारे जो मालवा अंदर से आती है लवा, ये यहाँ पर वाटर आ जाती है। जो मालवा जो मैग्मा था वो ना रह के यहाँ पर वाटर रह जाती है, तो उससे जो लेक का निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। ये है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी यहाँ पर है, नेवाडो ओजोस डेल सलाडो में सॉरी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक्टिव वोल्केनो की बात करें किसको बोलते हैं, तो एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जहां पर हमेशा भूकंप ज्वालामुखी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। चलिए तो इस तरह से है आज हमारा 13 मार्च 2026 का करंट अफेयर। आप लोग का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।